हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर। इसी सीरीज़ में मौर्योत्तर काल जब था, इतिहास एवं संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में इसी सीरीज़ में हमने मौर्योत्तर काल की चर्चा की थी, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की चर्चा की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पिछले लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये कंटिन्यूटी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी अब तक विदेशी आक्रमण की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कला एवं साहित्य, जिसको हम सांस्कृतिक पहलू बोलते हैं, कला एवं साहित्य की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्था। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो राजनीति और प्रशासन व्यवस्था थी वो काफ़ी विकेंद्रीकृत थी, और यहाँ पर जो विदेशी भी आए थे और जो ऑलरेडी शासन में चल रहे थे उन सब का सामंजस्य था। उन सब ने कैसे कैसे प्रशासन में व्यवस्थाएं रखी, उन सब की हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकरण थी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि मौर्योत्तर काल का जो पूरा केंद्रीकरण था वो अब विकेंद्रीकरण होने लगा था। मतलब जैसे हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि जो सारी शक्तियां थी वो राजा के हाथ में थी, अब मौर्योत्तर काल में ये देखा गया कि जो शक्तियां थी वो बढ़ रही थी। जैसे हम बोलते हैं कि हम प्रांत शासन व्यवस्था बोल दें या ग्राम्य शासन व्यवस्था बोल दें, इस तरह से नगर शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था देखी जा रही थी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक में इस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी वो द्वैध शासन व्यवस्था देखी गई थी। इसका मतलब होता है कि इस काल में जो प्रांत में व्यवस्था थी वो द्वैध शासन थी, मतलब एक प्रांत में 2 लोग शासन कर सकते थे। उपाधियों की बात करते हैं तो जैसे शक शासक जो हुए विदेशी थे, जो शक शासक ने राजा को या स्वयं को त्रातार का अर्थ होता है मुक्तिदाता, उसकी उपाधि प्रदान की थी। अपनी इस उपाधियों को वो धारण करते थे राजा। साथ ही साथ जो राजा थे विदेशी शासक जब आए तो जो जिसमें स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो शक और कुषाण थे, इन्होंने राजत्व को देते, मतलब जो राजा थे उसको अपने आप को उन्होंने देवों से जुड़ा हुआ माना और उनके साथ जोड़ने पर उन्होंने बल दिया। मतलब सीधे सी बात अगर कहा जाए तो राजाओं को देवताओं का अवतार माना जाने लगा था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस समय पर और भी जैसे उपाधियों की बात करते हैं तो कुषाणों ने स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। आगे हम चर्चा कर रहे हैं सेनानी शासन की। तो जब मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रशासन व्यवस्था थी, इसमें जो यूनानी थे, यूनानियों ने सेनानी शासक, मतलब जिसको हम मिलिट्री गवर्नेंस बोलते हैं, मिलिट्री गवर्नेंस की परिपाटी चलाई थी। इसके लिए क्या करते थे, वो जो सेनानी थे उनकी नियुक्ति करते थे, जिसको यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस कहा जाता था। इस तरह से अगर हम देखते हैं जो सेनानी शासन व्यवस्था थी ये यूनानियों ने शुरू की थी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो प्रशासन व्यवस्था थी मौर्योत्तर काल में वो कुछ इस तरह से थी। आगे हम चर्चा करेंगे राजकीय मोहरें भी हुआ करती थी। अगर राजकीय मोहरों की बात करते हैं तो जितने भी राजा हुए, चाहे वो देशी, अगर हम बात करते हैं जो ऑलरेडी चलते आ रहे थे, जब हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे थे उसी दौरान पर जब विदेशी शासक आए थे तो उन्होंने अपने अलग ही राजकीय मुद्राएं बनाई। तो उन सब जो राजकीय मुद्रा होती थी ये सब प्रशासन में कार्य करती थी। जैसे हमने कुषाण वंश की बात की तो उनकी जो शुद्ध सोने के उन्होंने सिक्के चलाए थे जिसपे राजकीय मोहरें भी होती थी। जो सम्राट होते थे वो अपनी भी जो प्रति है वो
उस समय पर सिक्कों में लगा दिया करते थे। तो इससे ये समझ में आ जाता था कि ये काल के शासन का सिक्का है और उस समय पे ये चल रहा है। तो मौर्योत्तर काल में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता था। शिल्प, वाणिज्य या अंतर्देशीय व्यापार, जिसको हम बोलते हैं, जो व्यापार होते थे देश विदेश में, वो इस काल में काफ़ी अभूतपूर्व हुए, मतलब काफ़ी वृद्धि की इस समय पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वाणिज्य में उन्नति हुई थी इस दौरान पे, मौर्योत्तर काल के समय पर। उसके कारण ये थे कि जो नगरीय, अगर हम बात कर लें कि जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र हुए, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो नए वर्गों का उदय हुआ, उससे एक नया वर्ग बना जिसको हम शिल्पी वर्ग बोल सकते हैं, वाणिज्य वर्ग बोल सकते हैं, ये वर्ग आए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो जो रोम और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, तो उससे व्यापारिक संबंध शुरू हो गए थे। रेशम मार्ग की खोज कर ली गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक जुड़ाव देखा गया। शिल्पियों का विभेदीकरण इस समय पर देखा गया। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो वाणिज्य क्षेत्र में इस तरह से उन्नति हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मौर्योत्तर काल था उस समय पर प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लौह एवं इस्पात के उद्योगों में वृद्धि होने लगी थी उस समय पर। और अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के करीमनगर की अगर बात कर ले या नालकोंडा की, तो ये दो जगह थी, एक करीमनगर था और नालकोंडा, ये लौह इस्पात के लिए प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो इस तरह से जो मौर्योत्तर काल था, इस समय पर जो कपड़ा उद्योग है और जो लौह उद्योग है वो प्रमुख उद्योग हुआ करते थे। आगे हम बात करेंगे आयात निर्यात की। तो इस समय पर जो मौर्योत्तर काल था, विदेशी व्यापार शुरू हो गए थे। जो रोमवासी थे ये मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं काली मिर्च को, ये क्या कहते थे, यवन प्रिय कहा जाता था। बंदरगाहों की बात कर लेते हैं तो इस समय पर जो सोपारा, भरोच, देवल, नागपत्तम, मुसलीपत्तम, इस तरह से वहाँ पर बंदरगाह देखे गए हैं। इन बंदरगाह के माध्यम से ही व्यापार हुआ करते थे। इसी तरह अगर हम सोपारा की बात करते हैं तो जो सोपारा है ये पश्चिम तट में पड़ता है। भरोच की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात के पास स्थित है। देवल की अगर बात कर लें तो ये सिंधु के पास, और नागपट्टम की बात करते हैं तो ये तमिल के, और मुसलीपट्टम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरह से जो बंदरगाह हुआ करते थे, यहाँ पर व्यापार इनके माध्यम से देश विदेशों में हुआ करता था। आगे हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर कालीन मुद्राओं की। मौर्योत्तर कालीन मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो सोने के सिक्के इस समय पर चलते थे। सोने के सिक्के की अगर बात करते हैं तो इनको निष्क, दिनार, सुवर्ण, पर्ण और कशापण कहा जाता था। ऐसे ही चांदी के सिक्के आए। चांदी के सिक्के को शतमान और कशापण कहा जाता था। फिर तांबे के सिक्के भी आए। तांबे के सिक्कों को कांकड़ी और कशापण कहा जाता था। अगर बात करते हैं सिक्के बनाने के लिए तो सोने, चांदी, तांबा और शीशों के सिक्के का जो प्रचलन है वो चलता था। जैसे हमने बात की, जब कुषाण थे, कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और जब हमने सातवाहन वंश की बात की थी तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की हुई थी सिक्कों की भी, कि किसके प्रशासन में क्या क्या सिक्के चलाए थे राजाओं ने। तो इस तरह से हमने देखा कि जो, और तांबे के सिक्के की बात करते हैं तो ये भी कुषाणों ने सबसे ज़्यादा चलाए थे। तो इस तरह से हमने जाना मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और तो इस समय पर मौर्योत्तर काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से ही काफ़ी समृद्ध और संपन्न व्यवस्था थी। यही कारण है कि जो मौर्योत्तर काल है इसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे
मौर्योत्तरकालीन समाज की। तो अगर समाज की बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन, तो इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस काल में समाज को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। वो ये कि पहला कार्य जो हुआ वो भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातियों को मिलाया गया। देखिए, जनजातियां थी जो कि एक तो विदेशी जब आए थे तब उन्होंने जनजातियों के रूप में मिलना शुरू कर दिया था। दूसरी बात इसमें ये हो गई थी कि जो इस काल में जो जितने विदेशी आए थे उन्होंने आत्मसातीकरण कर लिया था। कुछ ये कह सकते हैं कि जो कुछ विदेशी आए थे वो भारतीयों से उनकी मित्रता हो गई थी, है ना, जनजातीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी मित्रता हो गई थी। तो ऐसे जो कल्चर जिसकी हम बात करते हैं, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, तो विदेशियों ने भी अब भारतीय कल्चर को आत्मसात किया था और भारतीयों ने भी विदेशियों की जो कला संस्कृति है, चाहे हम पहनावे की बात करते हैं, उसको भी आत्मसात किया था। जैसे हम कला क्षेत्र में जब बात करेंगे तो गांधार कला और मथुरा कला इस तरह से प्रभाव में देखी जाती हैं। तो इस काल में वर्ण संकर में वृद्धि हुई थी। जाहिर सी बात है, जब जनजाति और विदेशी मिलने लगे थे तो समाज में एक नया वर्ग आया जिसको वर्ण संकर कहा जाता था। जैसे हम विवाह वर्ग बात करते हैं तो जनजाति और विदेशियों का भी इसमें विवाह की बात कर लेते हैं, तो ये वर्ण संकर के रूप में वृद्धि होने लगी थी। इसी तरह वंचित वर्ग की बात करते हैं तो वंचित वर्ग की जो स्थिति थी वो इस समय पर सुधार में देखा गया। जो शूद्र की स्थिति थी, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ मौर्योत्तर काल में। साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की दशा की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया था। विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रज और जारज, ये दो तरह के इसमें हमें शब्द मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। अगर क्षेत्रज की बात करते हैं तो ये नियोग से उत्पन्न संतान होती है, और जारज की अगर बात करते हैं तो अनैतिक संबंध से उत्पन्न संतान को जारज कहा गया। इस तरह हमने चर्चा की है मौर्योत्तर काल के समाज की। तो इस तरह से अगर हम कॉन्क्लूजन देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में जो समाज था वो उस वंचित वर्ग की बात करते हैं, अगर हम शूद्र वर्ग की बात करते हैं तो उनकी स्थिति में सुधार देखा गया। महिलाओं की स्थिति में उतना सुधार नहीं देखा गया, उनकी स्थिति वो पुरुषों के अधीन कर दी गई थी। कुछ जो प्रथाएं थी जैसे कि बाल विवाह, उसको प्रोत्साहन मिलने लगा था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो मौर्योत्तर काल का समाज था वो कुछ इस प्रकार से था। आगे हम चर्चा करेंगे कला एवं साहित्य की। मौर्योत्तर काल की अगर बात करते हैं तो भारतीय शिल्पकार का, विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर में जो सीमा प्रांत में गांधार है, मध्य एशिया, यूनान है, रोमन के जो शिल्पकार हैं, इन सब का भारतीयों से संपर्क हुआ। इससे नई नई शैलियों का विकास हुआ। जैसे हम जिसको बोलते हैं गांधार शैली है, मथुरा शैली है। तो इस तरह से ये दो शैलियाँ आई, ये थी गांधार और मथुरा शैली। गांधार शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत में विकसित शैली थी। पश्चिमोत्तर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पाकिस्तान और पंजाब का प्रांत है वहाँ से उत्पन्न शैली मानी जाती है। यहाँ इस शैली में यूनानी और रोमी शैली का प्रभाव देखा गया। जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है उसमें यूनानी परिधान और केश सज्जा मिलती है। जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है इसमें, और उन्होंने जो कपड़े पहने, जो उनका पहनावा आप देख पा रहे हैं, ये यूनानी तरीके से कपड़ा है। अगर बॉडी की बात करते हैं तो एकदम ये मस्कुलर बॉडी हुआ करती थी। वैसे ही, और जैसे आप फेस की अगर हम आप बात करते हैं, फेस देखेंगे हम इनका, तो वो हाव भाव रहीन फेस हुआ करता था। जो गांधार शैली है उसमें जो भाव की मुद्रा का हम चेहरे की मुद्रा बोलते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भाव नहीं देखने मिला, हाव भाव रहित मुद्रा थी। अगर हम बात करते हैं जो ये निर्माण किया गया मूर्तियों का, तो ये नीले भूरे धूसर पत्थरों से निर्मित प्रतिमा हुआ करती थी।
ऐसे ही जब हमने कनिष्क पढ़ा था तो कनिष्क की जो एक प्रतिमा मिली है, जो धड़ की प्रतिमा, जिसमें बिना सिर की जो प्रतिमा मिली है, वो भी गांधार शैली से प्रभावित प्रतिमा मिली है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जो भगवान बुद्ध के पीछे जैसे राउंड में दिया हुआ होगा, तो इसको होलो बोलते हैं। जो यूनानी भाषा में इसको होलो कहा जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं भगवान बुद्ध का, ये जो यूनानी में अपोलो उनके भगवान होते हैं, उनसे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो इस तरह से गांधार शैली थी। आगे हम चर्चा करेंगे मथुरा शैली की, जो कि इसी कला से संबंधित है। मथुरा शैली की अगर बात करते हैं तो इसे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा गया है इस शैली में। भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में विलक्षण प्रतिमाएं मिली हैं। भाव भंगिमा से युक्त प्रतिमा मिली अधिकतर, और प्रसन्न चित्त मुद्रा में और या शांत चित्त में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कला की बात करते हैं, जो कला की बात की जाती है मौर्योत्तर काल में, उस समय पर दो कला के रूप में उभरी, एक थी गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ इसी से कला से रिलेटेड। बुद्ध गुफाओं की बात करते हैं तो विंध्य से दक्षिण में सुंदर सुंदर गुफाएं निर्मित की गईं। जब हमने मौर्योत्तर काल की बात की थी तो उस समय पे हमने देखा था कि जो विंध्य और दक्षिण का क्षेत्र था वो डेवलप होते जा रहा था। इसी तरह महाराष्ट्र में चट्टानों को काट काट कर सुंदर गुफाएं, बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। चित्रकला की बात करते हैं तो जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड है एवं अमरावती है, ये चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत चट्टानों से, जैसे हम अमरावती की गुफाओं की बात कर लेते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है, जो गुफाओं के अंदर की चित्रकारी हुई थी, वो जो मौर्योत्तर काल है उससे संबंधित मिलती है। अमरावती में जो गुफाएं हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी मिली है। और अगर बात करते हैं तो जो सांची भरहुत स्तूप है, वहाँ पर जो चित्रकारी मिली है वो भी मौर्योत्तर काल में संबंधित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुराने पट्टचित्र हैं वो यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो मौर्योत्तर काल है वहाँ पर उस समय पर जो कला संस्कृति थी वह इस तरह से विकास की ओर अग्रसर थी। इतना उसमें विकास देखा गया है। अगर साहित्य की बात करते हैं तो विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया था, संपोषण किया था। जिसमें हम अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेखों की अगर बात की जाए तो ये अभिलेख के माध्यम से ही साहित्य और कृतियों का प्रचार होता था। हालांकि ये प्रचार काफ़ी समय से ही शुरू हो गया था। अभिलेख की अगर बात करते हैं तो ये अभिलेख में जो साहित्य लिखे जाते थे वो ब्राह्मी लिपि में, प्राकृतिक लिपि में, भाषाओं में लिखा होता था। साथ ही अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख के रूप में प्राप्त हुआ, जिसकी हमने बात की थी। रुद्रदमन जो था ये संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत जिसने कि जूनागढ़ अभिलेख के रूप में कृति को संरक्षण प्रदान किया था। साहित्य की बात करते हैं तो कई विद्वान व साहित्य इस काल में आए। जैसे कि हम अगर बात करते हैं अश्वघोष, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसी तरह दिव्यदान, महावस्तु जैसे कई ग्रंथों की रचना मौर्योत्तर काल में हुई थी। नाट्य कला की बात करते हैं तो यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन स्टार्ट कर दिया था। भारतीय नाट्य कला के विकास में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, और ये पर्दा क्या कहलाता था? यवनिका, जो कि यूनानियों की देन हुआ करता था। इसी तरह अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं तो मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क में खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रगति हुई। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो हैरोस्कोप
यूनानी शब्द है जिसे संस्कृत में होरा शास्त्र कहा जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होता है जिसपे नक्षत्रों के आधार पर गणना की जाती है। इसी तरह अगर हम चिकित्सा की बात कर लेते हैं तो वनस्पति एवं रसायन शास्त्र की अगर बात की जाए तो ये तीनों शास्त्र का जो विवेचन किया था ये चरक और सुश्रुत ने किया था। जहाँ हम चरक की अगर बात करते हैं तो चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया था, रचना की थी। चरक संहिता में अनेक वनस्पतियों के नाम हैं जिसमें दवाएं बनाई जाती हैं। अब तक हमने चर्चा की है मौर्योत्तर काल के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की, साथ ही साथ उस काल में हुए जो सांस्कृतिक बदलाव थे, जो कला क्षेत्र में जो उन्नति हुई थी, उन सब की हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के मिले हुए साक्ष्य की। देखिए, किसी भी अगर हम इतिहास की बात करते हैं, किसी भी काल की अगर हम बात करते हैं तो वो तभी माना जाता है जब उससे संबंधित हमें साक्ष्य मिलते हैं, और साक्ष्य के से मिले हुए जो अभिलेख होते हैं, जो सिक्के होते हैं और जो साहित्य होते हैं, उसके आधार पर ही हम ये गणना की जाती है कि इस समय पर ये शासन था, इस समय पर ये चीज़ें हुई थी। तो इसी तरह से हम चर्चा कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के साक्ष्य की, जो कि अभिलेख, सिक्के और साहित्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या अभिलेख की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का राजा था प्रथम, उसके द्वारा राजधानी अयोध्या बनाई गई, जिसमें अयोध्याभिलेख है, उसमें ये बताया गया है। शुंगों ने यवनों पर जो विजय प्राप्त की थी उसका उल्लेख अयोध्याभिलेख में है। साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उसका उल्लेख अयोध्याभिलेख में मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं भरहुत स्तूप की। भरहुत स्तूप की बात करते हैं तो ये भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो सांची में लकड़ी की वेदिका है उसकी जगह पर पत्थर की वेदिका रखवाई गई है। ये भी भरहुत स्तूप में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से अयोध्याभिलेख और भरहुत स्तूप की बात करते हैं तो ये शुंग वंश से संबंधित है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख की। रुद्रदमन की अगर बात करते हैं तो ये शक वंश से संबंधित राजा था। संस्कृत भाषा का ये सबसे बड़ा अभिलेख है जुर्नार अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं, और ये प्रथम अभिलेख है संस्कृत का। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें इसको प्रथम अभिलेख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अभी तक जो भी अभिलेख मिले वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। इस अभिलेख में सातकर्णी पर विजय का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जो जगह गिरनार अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इतिहास है ये चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र गवर्नर, जैसे हमने जब प्रांतीय व्यवस्था की बात की थी तो चंद्रगुप्त का जो सौराष्ट्र में गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके बाद अशोक के समय सुदर्शन झील में नहर निकाली गई। साथ ही साथ इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि रुद्रदमन ने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। साथ ही इस अभिलेख में विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं अमरावती अभिलेख की। अमरावती अभिलेख की बात करते हैं तो ये सातवाहन वंश का पहला अभिलेख है। इसमें ये बताया गया है कि इस समय पर जो सातवाहन वंश का पहला राजा कौन कौन था,
ये कब किसके बाद आया, इस सब का उल्लेख मिलता है। उसके बाद बात करते हैं नानाघाट अभिलेख की। ये भी जो सातवाहन वंश था उसमें जो सातकर्णी प्रथम था उससे संबंधित अभिलेख है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं नासिक प्रशस्ति की। नासिक प्रशस्ति की अगर बात करते हैं तो ये गौतम पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो कि सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था। अगर बात करते हैं इसकी स्थिति की तो ये जो नासिक प्रशस्ति है ये गोदावरी नदी के आसपास स्थित है, मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें शक, पल्लव और यवन को हराकर किस तरह से गौतम पुत्र सातकर्णी ने मालवा पे अधिकार कर लिया था इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इसमें गौतम पुत्र सातकर्णी को समुद्रतोय पितवाहन कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा राजा जिसके वाहन ने, मतलब जिसके घोड़ों ने समुद्रों का जल पिया है, तीन समुद्रों का जल पिया है। इसको अगर बोला जाए तो ये त्रिसमुद्रतोय पितवाहन इसको कहा गया है। तो इस तरह से हमने जाना नासिक प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। आगे हम चर्चा कर रहे हैं खारवेल अभिलेख की। इसी तरह हम खारवेल अभिलेख की बात करते हैं तो ये जो चेदी वंश आया था उसमें जो खारवेल शासक था उसका प्रथम प्रशस्ति अभिलेख के रूप में जाना जाता है। प्रथम प्रशस्ति इसको बोलते हैं। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। तो जो खारवेल ने जब मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया था उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये भुवनेश्वर के उदयगिरी में स्थित है। इसमें खारवेल द्वारा पांड्य शासकों को पराजित करने का भी उल्लेख मिलता है। और अभिलेख की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस तरह से हमने जाना कि खारवेल अभिलेख किस वंश संबंधित है। ये चेदी वंश संबंधित है। जो खारवेल राजा था चेदी वंश का एक महान शासक हुआ करता था, जिसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। आगे चर्चा हम कर रहे हैं बेसनगर अभिलेख की। बेसनगर अभिलेख की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। ये भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म की बात करते हैं तो जो ये वैष्णव समुदाय है, भगवान विष्णु है, उनसे संबंधित होता है। इसे यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, ये स्तंभ के रूप में है, गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थित है। साथ ही साथ जैसा आप देख रहे हो जिस तरह से अभिलेख उसमें मिले हैं, इसमें जो बेसनगर अभिलेख है इसमें शुंग वंश के शासक जो भागभद्र का उल्लेख मिलता है। ये वही भागभद्र है जिसके शासनकाल में हेलियोडोरस आया था। इस तरह से हमने जाना बेसनगर अभिलेख के बारे में। इस तरह से हमने मौर्योत्तर काल के अभिलेखों की चर्चा की है। आगे हम चर्चा करते हैं मौर्योत्तर काल में मिले हुए सिक्कों की। तो मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और सीसे के सिक्के प्रचलन में थे। तो अगर हम बात करते हैं तो इस काल में पहली बार सिक्कों का विभिन्न राजवंशों एवं शासकों के नाम पर लिखने की प्रथा का विकास हुआ था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया जब अपन ने अर्थव्यवस्था की चर्चा की थी हमने, कि जो मौर्योत्तर काल था उस समय पर जो भी राजवंश हुआ करते थे, जो भी राजा हुआ करते थे, वो अपने सिक्कों पर अपने नाम की जो प्रथा थी, जो पिक्चर लगा देते थे और अपना शासनकाल और अपना शासनकाल ही नाम उसके सिक्कों में रहा करता था। तो उसका प्रचलन मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ था। हम सोने के सिक्के की बात करते हैं तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। उसके बाद अगर शुद्ध सोने सिक्कों की बात करते हैं तो वो कुषाण वंश ने शुरू किए थे। कुषाण वंशों ने सोने के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन
चांदी के सिक्कों से संबंधित इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सीसे के सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो इस मौर्योत्तर काल में सीसे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहनों द्वारा चलाए गए थे। तो इस काल में हमें सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, सीसे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत की। तो मौर्योत्तर काल की साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर पुराण मिलते हैं। पुराण में हम वायु और मत्स्य पुराण मिलते हैं, जिसमें कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का नाम पता चलता है। इसी काल में हर्षचरित लिखा गया, जिसकी रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी। इसमें मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की चर्चा की गई है। इसी काल में पतंजलि का महाभाष्य रचित किया गया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की भी चर्चा मिलती है। गार्गी संहिता की बात करते हैं तो इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसी काल में मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित की गई थी, जिसमें शुंगकालीन जो राजा था अग्निमित्र, उसकी चर्चा की गई थी। मौर्योत्तर काल में दिव्यदान नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी लेखक मिले हैं जिनकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इनकी कुछ कृतियां मिली है, जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, जिसमें भारत और रोम के व्यापार की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो पिलमी थे, उन्होंने बुक लिखी जिसकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें भारत और इटली व्यापार की जानकारी मिलती है। पिलमी ने इस पुस्तक में ये कहा है कि जो भारत है वो हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ सिस्टर्स, जो रोमन मुद्रा है उसको सिस्टर्स कहा जाता था, प्राप्त करता है। तो इस तरह से भारी मात्रा में इसमें भारत और रोम के व्यापार की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने चर्चा की मौर्योत्तर काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास की, जिसमें हमने वहाँ के कला और संस्कृति की चर्चा की, साथ ही साथ साक्ष्य मिले जिसके माध्यम से हमने मौर्योत्तर काल को जाना, उन सब की चर्चा की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।